तो अब रीइंफोर्समेंट को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। डर भी रहता है कि इसके अंदर ना आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। 101% ऐसे एग्रीमेंट बनवाने चाहिए, साइन कराने चाहिए। टेक्निक्स ही उसमें लाइमस्टोन, इमली, गुड़, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जय भूमि, जय भारत। हम सब के घरों में जब हम घर बना रहे होते हैं, जब घर में रह रहे होते हैं, पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं सीपेज या लीकेज, जिसकी वजह से घर में पपड़ी पड़ना और घर की जो बेसिकली ओवरऑल लुक है उसको बहुत ख़राब होती है। अब इसका सोल्यूशन हर इंसान अपने तरीके से ढूंढता है। कुछ लोग वाटर प्रूफिंग कराते हैं, कुछ लोग सीमेंट में ही कुछ मिक्स करा लेते हैं। जिसको जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम अपने घर बनाते समय इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ही करना चाहते हैं, एंड मेजॉरिटी लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में करते हैं। अब इसका एक एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या बन सकता है, इसी के रिगार्डिंग मैंने आज के गेस्ट को बुलाया है, एंड उनसे बढ़िया इस सवाल का आंसर कोई नहीं दे सकता कि हमें घर बनाते समय इस पानी की प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। बिकॉज वो वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया नॉर्थ के सेक्रेटरी हैं, खुद एक ऑथर हैं जो इसी सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स लिख रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट के बारे में और कैसे लोगों को पता लगे, कैसे लोग अपने घरों को और सेफ बना सकें। एंड इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो प्रोफेशनल लेवल पे पिछले 17 साल से करते आ रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर विशाल रुस्तगी, आज के हमारे गेस्ट, एंड ही इज़ द बेस्ट पर्सन हु विल गाइड अस एंड हु विल टेल अस कि हम अपने घर को और बढ़िया और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए उन्हीं से समझते हैं। हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया अभिमन्यु भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू रियल टू जेड पॉडकास्ट। मैं आपसे पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप लोगों को बताओ कि आपका ये जो वाटर प्रूफिंग इंडस्ट्री है इसमें आना कैसे हुआ, और इससे पहले आप कुछ और कर भी रहे थे या फिर इनिशियली आपने अपना करियर की स्टार्टिंग यहीं से की? तो अभिमन्यु, मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपोजर है वो पिछले 13-14 साल से है। ओके। मैं 17 साल से कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इंडस्ट्री के अंदर हूँ, और सबसे पहले मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो इपॉक्सी फ्लोरिंग से स्टार्ट किया था। ओके। तो टिल डेट मैं 650 प्लस कंपनीज़ को सर्व कर चुका हूँ, जिसमें 50 जो फॉर्चून 50 कंपनीज़ हैं उसके अंदर भी मैंने कम से कम 10 कंपनीज़ को सर्व किया हुआ है। ओके। मैंने ऑलमोस्ट हर फील्ड में, लाइक वो हॉस्पिटैलिटी फील्ड है या फिर हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, मॉल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ है, और फार्म हाउसेस हैं, बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, एनटीपीसी पावर प्लांट्स हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट हर जगह अपनी सर्विसेज दी हुई है। ओके। तो ऐसा कोई फील्ड है नहीं या ऐसी कोई इंडस्ट्री का सेगमेंट नहीं है जहाँ पर मैंने अपनी सर्विसेज ना दी। आप इतना अच्छा काम कर रहे थे ऑलरेडी, तो फिर ये इंडस्ट्री चेंज कैसे हुई? मतलब व्हाट फ्रॉम इपॉक्सी टू वाटर फ्लोरिंग, ये वाटर प्रूफिंग बेसिकली कैसे हुआ? तो इपॉक्सी फ्लोरिंग से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड वहाँ से एक पर्टिकुलर स्टेज पे मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का ऑथोराइज उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूटर और एप्लीकेटर था। ठीक है। नाउ उन्होंने दिल्ली मेट्रो का एक प्रोजेक्ट लिया था जहाँ पर उनको अंडरग्राउंड मेट्रोस की वाटर प्रूफिंग करनी थी। ठीक है। तो उन्होंने जिस कॉन्ट्रैक्टर को इन्वॉल्व किया था वो कॉन्ट्रैक्टर उनको एंड मोमेंट पे उसने उनको मतलब छोड़ दिया, वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, एंड नाउ दे हैव सप्लाइड मटेरियल ऑफ मोर देन 2.5 करोड़ टू द पार्टी। तो उनका बहुत बड़ा जो है वो स्टेक पे आ गया था उस कंपनी का। देन दे अप्रोच्ड मी बिकॉज ना ही ये मॉनेटरी लॉस तो उनके लिए था ही, बट एज वेल एज उनको DMRC से ब्लैक लिस्ट भी कर देते हैं। अच्छा। ये तो वो तो बहुत बड़ी बात है। राइट। एंड उस कंपनी में जनरली क्या था कि उस टाइम तक मेरा इतना रेपुटेशन था कि सब लोग मुझे संकट मोचक के नाम से बुलाते थे। अच्छा। जनरली क्या था कि जितने भी कोई फंसे हुए प्रोजेक्ट थे जहाँ कोई भी मतलब सब लोग अपना हाथ खींच लेते थे, तो मैं उन प्रोजेक्ट्स के अंदर मेरे को इन्वॉल्व किया जाता था। ठीक है। और मैं उनको वो प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता था टाइमली क्वालिटी के साथ। ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। आई हैव अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स ऑफ वाटर प्रूफिंग, व्हाट इज़ वाटर प्रूफिंग, कैसे होता है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, किस तरह से डिलीवरेबल्स हैं, क्या क्वालिटीज़ इसके अंदर हमारे को मेंटेन करनी रहती है। तो ऑल द एस्पेक्ट मैंने उस कंपनी से पूरी ट्रेनिंग्स ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने अपनी टीम को मशीनरीज वगैरह परचेज़ करके और मैंने वहाँ पर उनको अपनी सर्विसेज दी उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे जो अंडरग्राउंड सेगमेंट था DMRC का। उसके बाद फिर बस ये सिलसिला चल निकला, और मतलब बिकॉज दे लाइक माई द सर्विसेज, दे लाइक द वे वी वर्क,
तो दे हैव अनदर L&T ने फिर हमारे को ऑर्डर दिया, L&T ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस का। तो उसके बाद आपने पूरा करियर शिफ्ट कर दिया? कैरियर शिफ्टिंग मैं एपॉक्सी फ्लोरिंग आज भी करता हूँ अपने Okay. उन क्लाइंट्स के लिए जो कि क्वालिटी कॉन्शियस हैं, जो Okay. कि टेक्निकल एस्पेक्ट में काम करना चाहते हैं और एक टेक्निकल एजेंसी के साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। तो मैं वो क्लाइंट्स के साथ आज भी जुड़े, मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो मेरे से 2010 में जुड़े हुए थे वो आज भी जुड़े हुए हैं। अभी आपने एक बुक भी लिखी है, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहोगे? थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा ऑडियंस को उसके बारे में पता लगे किसके बारे में है, क्या नाम है बुक का? मैंने जो बुक लिखी है वो एक एक्सपेक्ट है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। ओके। तो जनरली एनर्जी एफिशिएंसी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर जो नॉर्मल आदमी है उसकी नॉलेज बहुत कम है। इवन Okay. कि मैं बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स और इनसे मिलता रहता हूँ और इस इंडस्ट्री के लोगों से, तो उनको भी इस सब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी कम नॉलेज है। ठीक है। तो मैंने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि इंसुलेशन की, एक बिल्डिंग को हम कैसे ढंग से इंसुलेट कर सकते हैं अच्छा। ताकि हॉट एंड कोल्ड वेदर के अंदर हमारी जो बिल्डिंग है वो मोर एनर्जी एफिशिएंट बने और सस्टेनेबल रहे। ओके। तो उसके ऊपर बेसिस के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, स्टडी करी, प्रैक्टिकल मैंने उसके अंदर किया, काफ़ी सारे मैंने उसके अंदर फेलियर्स भी देखे और मैंने फेलियर से सीखा। देन वहाँ पर मुझे एक पॉइंट समझ में आया कि कहाँ लोगों को एक बेसिक नॉलेज की या एक बेसिक गाइडेंस की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट बना सकें। ओके। अब भाई अगर मैं सिर्फ वाटर प्रूफिंग की बात करूं तो वाटर प्रूफिंग को लेके ना बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट में। पहले तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ये बताओ कि वाटर प्रूफिंग होती क्या है और वाटर प्रूफिंग कराना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जैसे हर एक इंसान जो है, ठीक है, उसको अपनी सेहत सही रखने के लिए सही खाने की ज़रूरत है और टाइम टू टाइम उसको अपने मतलब हेल्थ को मेंटेन करने के लिए व्यायाम की भी ज़रूरत है। उसी तरह हमारी बिल्डिंग्स भी हैं। लाइक जैसे आपके पास कार है, राइट। अब उस कार को आप मेंटेन नहीं करेंगे टाइम टू टाइम तो क्या होगा, आपकी कार जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ऐसे ही हमारी बिल्डिंग्स हैं। तो एक सर्टेन पॉइंट, और वाटर प्रूफिंग कोई एक नया सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि पहले हमारी बिल्डिंग में वाटर प्रूफिंग नहीं होती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाटर प्रूफिंग बहुत पुराने ज़माने से होती आ रही है। कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप? हाँ, जैसे पहले के जो टाइम में थे वहाँ पर हम लोग जो पुराने टेक्निक्स थी उसमें लाइमस्टोन, इमली, गुड़, इन सब का इस्तेमाल किया जाता था वाटर प्रूफिंग के लिए। तो वहाँ पर बिल्डिंग्स में इस तरह अगर आप पुरानी भी बिल्डिंग्स देखेंगे, चाहे वो पुराने किले हैं, चाहे वो पुराने महल हैं, वहाँ पर इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है। तो हर जगह जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से हर किसी का अपना अलग अलग तरीका था, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, हम लाइमस्टोन से और गारे से और सीधा हम कंक्रीट पे आए। कंक्रीट के बाद हम लोगों ने फिर उसके अंदर आपका रीइंफोर्समेंट उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो अब रीइंफोर्समेंट को बचाना तो बहुत ज़रूरी है। और एक घर में जैसे ही आपका पानी इंग्रेस होता है तो ऑटोमेटिकली आपका कंफर्ट लेवल भी बहुत नीचे चला जाता है, आपका एस्थेटिक लुक भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके अंदर आपका जो फीलिंग है, एक नेगेटिविटी फीलिंग आती है, एक आपको अजीब सी स्मेल भी आने लग जाती है, स्मेल्स भी आ जाती है उसके अंदर। साथ के साथ में आपको बहुत सारे मतलब डर भी रहता है कि इसके अंदर है ना आपको फंगल इन्फेक्शन या फिर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा होता है कि मतलब कि अगर आप ढंग से वाटर प्रूफिंग ना कराओ तो जो पपड़ी जो लगती है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी होती हैं? हाँ, अगर जैसे किसी के यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना, हेल्थ के अंदर, एंड कई लोगों का इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो वहाँ पर जो पर्टिकुलर जहाँ पर सीपेज की प्रॉब्लम कंटिन्यूस रहती है तो वहाँ पर ब्लैक मोल्ड हो जाता है। ओके। ये बड़ा जनरल है घरों में होना, और वो जो ब्लैक मोल्ड है वो धीरे धीरे हवा के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जाता है, ठीक है। तो बहुत से लोग जो जिनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है या जो हाईली एलर्जीज जो एलर्जिक हैं उनको ये प्रॉब्लम करते हैं रेस्पिरेटरीज में भी और साथ के साथ में स्किन इन्फेक्शंस में भी, तो ये प्रॉब्लम रहती है। खासकर जिन लोगों को अस्थमा है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। तो इसलिए मतलब इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो वाटर प्रूफिंग, अगर आपकी सीपेज और लीकेज की प्रॉब्लम है घर के अंदर तो आपको वाटर प्रूफिंग एक मस्ट हो जाता है। ओके। अब अगर मैं बात करूं कि जैसे चलो ठीक है, समझ आ गया कि वाटर प्रूफिंग ज़रूरी है। अब एक इंसान जो अपना नया घर बना रहा है, ठीक है, तो वो वाटर प्रूफिंग वाले के पास या वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट के पास कब जाए?
जैसे अगर मैं अपना घर बना रहा हूँ तो क्या मैं जाऊँ जब मेरा घर बन के खड़ा हो जाए तब मैं आपके पास आऊँ, या फिर जब घर बनना चालू हुआ तब जाऊँ, या आर्किटेक्ट के टाइम पे जाऊँ? कौन सा टाइम इज़ द राइट टाइम जब मैं आपके पास आऊँ, और एज एडवाइस लेने या फिर आपको से बेसिकली काम करवाने के लिए क्या कौन सा टाइम सही रहेगा? देखिए, वाटर प्रूफिंग एज अ होल एज अ सब्जेक्ट है पूरा, और ये पूरी एक एक्सपर्टाइज फील्ड है। ठीक है। तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि वाटर प्रूफिंग जो है वो बड़ा ही बेसिक सी काम है, ये तो हमें भी आता है, हमने एक दो वीडियोस देख लिए यूट्यूब के अंदर और अब हम एक्सपर्ट हो गए। हाँ। ठीक है ना। तो अब वो चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसके हिसाब से आपका वाटर प्रूफिंग भी चेंज होता है। ठीक है, तो आने का टाइम भी उस हिसाब से चेंज होगा कि आने का टाइम सेम ही रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन के उसमें आते हैं, या आपने कोई अपना घर के लिए आपने स्टार्ट करना है, या आपने किसी बिल्डिंग के लिए स्टार्ट करना है, तो आपको वाटर प्रूफिंग वाले को, जो आपका एक्सपर्ट है, उसको शुरू से ही इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके। बिकॉज वाटर प्रूफिंग से और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कई लोग बेसमेंट्स क्रिएट करते हैं, कई लोग बेसमेंट नहीं क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर बेसमेंट नहीं क्रिएट होती है, वहाँ पर राइजिंग डैम्पनेस की प्रॉब्लम को आपको हैंडल करना पड़ता है। तो वहाँ पर आपको राइजिंग डैम्पनेस के साथ साथ टर्माइट की प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि जितनी डैम्प होती है कंडीशंस, वहाँ टर्माइट भी बड़ी इजीली आपके घर में घुस सकता है। अब जैसे आपने बोला बेसमेंट, तो जो वाटर प्रूफिंग होती है क्या वो सबके लिए अलग अलग होती है? बेसमेंट के लिए अलग, छत के लिए अलग, और आपका जो मैं बाथरूम बना रहा हूँ उसके लिए अलग, या सबके लिए सेम ही होती है? नहीं, वाटर प्रूफिंग हर एक आपके बिल्डिंग सेगमेंट के लिए अलग होती है। ओके। तो जैसे अगर आप बेसमेंट बना रहे हैं, तो बेसमेंट के अंदर जो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशंस क्या है, वहाँ पर वाटर टेबल कैसा है, अच्छा। आसपास कोई वाटर बॉडी तो नहीं है, कहीं आपका कोई ओपन ग्राउंड तो नहीं है जहाँ वाटर लॉगिंग होती हो, आपकी कोई इंडस्ट्री तो नहीं है जहाँ पर आपका वेस्ट वाटर की कोई ऐसा, जैसे वेस्ट वाटर के कैनाल्स होते हैं, तो उसके आसपास आपका घर है, तो वहाँ पर बेसमेंट बना रहे हैं। तो हर जगह के लिए अलग अलग डिफरेंट इसके लिए हमारे को मेथड और मटेरियल अडॉप्ट करने पड़ते हैं। अच्छा। तो बेसमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि जो बेसमेंट में आपका प्रोडक्ट चलेगा वही ज़रूरी आपका बाथरूम में भी लगेगा और वही आपका टेरेस में भी जाएगा। ओके। तो जैसे ही आप मतलब बेसमेंट एक बड़ा क्रिटिकल एरिया है, तो वहाँ पर जो डायग्नोस करना और उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई जैसे मैं नॉर्थ दिल्ली से हूँ, तो नॉर्थ दिल्ली में क्या है ना, जितने भी बेसमेंट जो बने हुए हैं, जब भी बारिश होती है वो भर जाते हैं। तो इज़ इट बिकॉज ऑफ ढंग से वाटर प्रूफिंग नहीं हुई? बिकॉज उस वहाँ पे तो क्या है, लोग वो सीमेंट में ही ना कुछ मिला के और उसी से काम चला देते हैं कि हाँ चलो ठीक है, या वो प्लास्टर करवा दिया, या वो ऊपर से जो कोट होता है वो कोट लगवा दिया। तो इज़ इट बिकॉज ऑफ दैट, या फिर इसके कुछ और भी तरीके हो सकते हैं कि वो पानी ना भरे? देखिए, पानी भरना एक डिफरेंट प्रॉब्लम है। अच्छा। तो जैसे आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर हो सकता है कि वो बेसमेंट जो है वो काफ़ी पुरानी हो गई हो। ओके। ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग की भी एक अपनी लाइफ होती है। अच्छा। ठीक है। तो और फिर आपका जो वाटर प्रूफिंग की जो रिटेनिंग वॉल्स है आपकी, जो बेसमेंट की, वो किस मटेरियल की है, कंक्रीट की है या ब्रिक की है, तो किस हिसाब से वो बनी हुई है, वो स्टडी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो नाउ जैसे आपका पानी भर रहा है, तो अगर आपकी कंक्रीट की दीवार है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अच्छा। और अगर आपका ब्रिक की वॉल्स है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होगी। ओके। तो ये अलग अलग इसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम कैसे अराइज हो रही है, तो वहाँ उसके हिसाब से सोल्यूशन मिलता है। जनरली जो है बेसमेंट जितनी भी रहती है, उनको अगर हम बाहर की तरफ से वाटरप्रूफ करें तो वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। ओके। तो अगर आप एक नई बेसमेंट बना रहे हैं तो आपको हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहला, बेसमेंट के अंदर अगर आप कंक्रीट, क्योंकि जनरली आजकल सब लोग कंक्रीट से ही उसके अंदर कास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको अपना वहाँ पर वाटर लेवल क्या है, ठीक है, अच्छा। वहाँ पर आपके आसपास की कंडीशंस कैसी है, तो अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट उसके अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। जैसे बहुत जगह वाटर लेवल अगर आपका अप है तो आपका नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत हाई होगा। ओके। तो अगर आप वहाँ खाली कोटिंग कर देंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और जैसे ही आप मतलब आपका एक ऐसे एरिया में आ गए जहाँ पर आपका वाटर प्रूफिंग जो लेवल है, जो आपका वाटर लेवल है वो नीचे है, तो वहाँ पर आपकी कम क्या कहते हैं मतलब HDP, जैसे जनरली हम लोग वाटर प्रूफिंग जो मेम्ब्रेन्स यूज़ करते हैं, वहाँ हो सकता है खाली कोटिंग से काम चल जाए। ओके।
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब आप बेसमेंट कास्ट कर रहे हैं तो आप कंक्रीट को ही वाटर टाइट करेंगे। ओके। तो कंक्रीट को वाटर टाइट करने से बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो मेजर बैरियर है, अगर आपका प्राइमरी बैरियर जो कि एक वाटरप्रूफ कोटिंग है, अगर वो आपका डैमेज भी हो जाता है तो कंक्रीट जो है वो अपने अंदर से पानी को चैनल करके अंदर नहीं आने देगा। तो वो आपको कौन बता सकता है? एक वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट बता सकता है, जिसको एक पूरी नॉलेज हो, जिसके पास एक एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि जो भी आदमी अगर किसी भी तरह का बेसमेंट बना रहा है तो उसको एक एक्सपीरियंस वाटरप्रूफर से इसको एनालाइज करवा ले, जो कि उसको देख करके आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। जैसे आपने बोला कि सब चीज़ों में, बेसमेंट में, छत पे, सब पे अलग अलग होगा। वहीं पे अगर मैं मौसम की बात करूँ, अगर कि मौसम जैसे दिल्ली का मौसम बहुत अलग है, हिमाचल का बहुत अलग है, साउथ इंडिया का बहुत ही अलग है, तो यहाँ पे भी चीज़ें चेंज होती हैं या फिर सेम ही रहता है? तो आपके इस सवाल का जवाब है हाँ, कि चीज़ें चेंज होती हैं एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन। ओके। बट दूसरा एक बड़ा फैक्टर जो है वो है आपकी जियोग्राफिकल कंडीशन भी कैसी है उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में अगर मैं बात करूं ईस्ट दिल्ली की, जैसे पीतमपुरा है, कोहाट एन्क्लेव है, यहाँ पर पानी का लेवल बहुत हाई है। ओके। ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपका ओखला की या फिर साउथ दिल्ली की, यहाँ पानी का लेवल बहुत ही लो है। ओके। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रीटमेंट होगा दोनों जगह। मतलब एक जगह में या मल्टीपल? हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप बेसमेंट कास्ट कर रहे हो। तो मैं बेसमेंट का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अब वो जो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको हर बार पैरासीटामोल नहीं देता दवाई बीमारी के लिए। इसी तरह से जब आप वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं बेसमेंट्स के लिए, तो बेसमेंट्स की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर क्या ट्रीटमेंट जाएगा। ओके। जनरली हम जो करते हैं कि हम 2 लेवल पे आपका वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट को सजेस्ट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट तो आपका कंक्रीट ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर है कि आपके कंक्रीट तक पानी जो है आपका इंग्रेस होकर के आपका अक्रॉस नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अंदर नहीं आए। तो उसके लिए बहुत तरीके के एडिटिव आते हैं और दूसरे सोल्यूशन है जहाँ हम उसको कंक्रीट को जो कास्ट होते टाइम ही वो सब चीज़ें हम लोग एप्लीकेबल करवाते हैं। सेकेंडली हम जो उसके अंदर करते हैं वो बैरियर, उसके अंदर जो कंक्रीट का बैरियर है उसके कंक्रीट के बाहर क्रिएट करवाते हैं, सो दैट कि आपका कंक्रीट तक जो है वो पानी इंग्रेस होने ही ना पाए। बट बहुत सी कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पर हमारे को बाहर से काम करने का इसके अंदर हमारे पास वो नहीं होता, जगह नहीं होती। तो वहाँ पर हम अलग तरह का ट्रीटमेंट प्रपोज करते हैं। तो हर कंडीशन के लिए अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट प्रपोज्ड होते हैं। ओके। अब हमने बात कर ली कि घर के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो ये बिल्डर वाले हैं, सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, सोसाइटी में तो सब कुछ बिल्डर ही करवा के दे रहा है, राइट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रेरा अगर मैं बात करूं तो रेरा के हिसाब से वो 5 साल का एक मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता कि 5 साल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बिल्डर ही ठीक करके देगा। बट जब क्या उन जो जैसे आप मुझे बता रहे थे कि एक सर्टिफिकेट मिलता है जो आप करके देते हो, उसके बदले में आप एक सर्टिफिकेट देते हो, गारंटी का सर्टिफिकेट, तो ये उन केसेस में भी होता है या उन केसेस में नहीं होता कि उनको सर्टिफिकेट मिलता है? देखिए, अब डिपेंड करता है कि जो बिल्डर है वो कितना अवेयर है ओके इस वाटरप्रूफिंग को लेकर के, ठीक है। बिकॉज जनरली जिन कंडीशंस के अंदर बिल्डर अवेयर रहते हैं तो वहाँ पर वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करते हैं। ओके। तो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट क्या होता है? जो एजेंसी आपका वाटरप्रूफिंग को एग्जीक्यूट करती है और प्लस में जिस कंपनी का मटेरियल यूज होता है, तो उन दोनों कंपनी एक कंपनी जो है और प्लस में बिल्डर, इन तीनों के बीच में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जितने पीरियड के लिए उन्होंने वारंटी दी होती है वहाँ पर वो बॉन्ड सबमिट करते हैं और वो बॉन्ड के अंदर दोनों ही लीगली बाउंड होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वाटरप्रूफिंग करी है और जो कंपनी है जिसका मटेरियल यूज हुआ है, वो दोनों लीगली बाउंड होते हैं उसको किसी भी प्रॉब्लम को अटेंड करने के लिए। जो 10 साल के अंदर, जैसे मान लो जनरली हम लोग 10 साल की वारंटी देते हैं वाटरप्रूफिंग के अंदर। अगर 10 साल की वारंटी है तो 10 साल के लिए बाउंड होंगे। तो उसके अंदर क्लॉजेज लिखे रहते हैं कि इस कंडीशंस के अंदर वारंटी जो है वो वॉइड होगी, इस कंडीशंस के अंदर वारंटी जो है एप्लीकेबल रहेगी। एंड उसके अंदर डूज एंड डोंट्स भी होते हैं वारंटीज़ के अंदर कि किस टाइम पे वारंटी जो वॉइड हो सकती है, आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। ओके।
तो अगर एक अच्छी एजेंसी है वाटर प्रूफिंग, वो आपको ज़रूर वो एग्रीमेंट देगी, और एक बिल्डर को 101% ऐसे एग्रीमेंट बनवाने चाहिए, साइन कराने चाहिए, और जब वो हैंड ओवर करते हैं 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी उनका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बाद वो आपको CGHS या RWA को वो पेपर्स भी हैंड ओवर करने चाहिए। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में ये होता नहीं है। अगर आप जैसे मैं अगर नोएडा की बात करूँ, नोएडा में जो पुरानी बनी हुई है 10 साल 12 साल, वहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लीकेज की। तो अब जो नई बन रही हैं, तो मेरा ये पूछने का मकसद क्या था कि जो लोग आज नया घर खरीदने जा रहे हैं, तो दे शुड रिमेंबर कि भैया बिल्डर से ये चीज़ भी मांगनी है कि मेरे को ये सर्टिफिकेट भी दो कि जो मेरा वाटर प्रूफिंग करके गया है वो मेरे पास गारंटी है। मेजॉरिटी लोगों को ये पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर बिल्डर इसको चाहेगा, क्योंकि अगर बिल्डर अवेयर नहीं होगा, ये चाहेगा नहीं इसको, तो बट नेचुरल है, तो वाटर प्रूफर एजेंसी उसको एक सर्टिफिकेट क्यों देगी? या उन्होंने इन कंडीशंस पे, कई बार क्या होता है कि आपको प्राइसिंग की वॉर चलती है, उनको लगता है कि बस हमारे को खाना पूर्ति करनी है, ठीक है। मैं सभी बिल्डर्स के बारे में ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स को भी जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इसको लेकर के, और वो अपनी बिल्डिंग्स के अंदर बहुत ही अच्छा काम करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको बात करता हूँ यूनिटी बिल्डर्स, दे आर वन ऑफ द वेरी गुड बिल्डर्स जिनके साथ मैंने काम किया, और वो कहीं भी मतलब क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। दूसरा, मैं अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ तो गिरधारी लाल बिल्डर्स, गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन है, तो ये लोग जो है मतलब गवर्नमेंट के काम होने के बावजूद भी उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। तो मतलब उसके अंदर वो कोई भी डेविएशन नहीं करते, और कहीं भी मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो लोग कोई शॉर्टकट लेते हों, ठीक है। मतलब वो एक्स्ट्रा ही कुछ लेकर के चलते हैं प्रिकॉशन, जिससे कि उनके जो क्लाइंट्स हैं या उनकी जो एक ब्रांड वैल्यू है वो मेंटेन रहे। सो बेसिकली जो अपने फेस वैल्यू या ब्रांड वैल्यू को बनाए रखना चाहता है तो वो तो पक्का करवाएगा 101%, चाहे फिर वो घर वाला हो, चाहे फिर वो बिल्डर हो। तो जिसको अपनी इज्जत के प्यारी है तो वो तो ये करवाएगा, बिकॉज गंदा तो बहुत लगता ही है कि जब वो पपड़ी पड़ती है तो गंदा तो लगता ही है, चाहे वो कहीं भी हो। इसी में ना भाई, जैसे मैं पर्टिकुलरली कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जो लोगों के थोड़े मिथ हैं या फिर वो फैक्ट है, थोड़ा सा आप बताइएगा। अब जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ लोगों से बात करी, तो एक चीज़, 2-3 चीज़ें निकल के आई। पहला ये था कि जो कंपनीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ भी हैं जिनके लोग आते हैं घर पे और वो करके चले जाते हैं, ठीक है। तो उनको चूज़ करना क्यों सही नहीं है? उन्हीं को चूज़ कर लिया जाए। आप मतलब एक वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है। फॉर XYZ कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, XYZ एक कंपनी है, वो सामान बना रही है, उसका एक बंदा आया और वो सारा एक घर को वाटर प्रूफ करके चला गया। उसमें उसको यूज़ करने में और आपको यूज़ करने में, मतलब आपकी सर्विसेज लेने में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस आता है? देखिए, डिफरेंस सबसे बड़ा ये है कि आपको ऐसी वाटर प्रूफिंग एजेंसी चूज़ करनी चाहिए जो कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट से बायस्ड ना हो। ओके। लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि X कंपनी है, अगर कोई उसका एप्लीकेटर है तो वो उसी के प्रोडक्ट यूज़ करेगा। सही बात है, ठीक है। अब चाहे उसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसी के प्रोडक्ट यूज़ करेगा। जनरल कंडीशन के अंदर लोग भी इतने अवेयर नहीं है, उनको लगता है कि वाटर प्रूफिंग बस एक खाना पूर्ति के लिए, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो हर चीज़ के अंदर सबको डिस्काउंट, कम L1 कोटेशन। अब L1 कोटेशन होती तो ताजमहल तो बनता ही नहीं। तो सबको ताजमहल तो बनवाना है, लेकिन पैसे कोई नहीं देना चाहता। तो इसी वजह से जो इस तरह के जो मतलब एजेंसीज़ हैं, आपको देखना चाहिए कि एक वेंडर जो मतलब एक जो घर बना रहा है आदमी या एक कंपनी जो बिल्डर है, वो पीछे बैकग्राउंड ज़रूर देखे कि जो एजेंसी को इन्वॉल्व कर रहा है उनका एक्सपीरियंस कितना है, क्या वो किसी प्रोडक्ट से तो बायस नहीं है। या जनरली बिल्डर्स के पास क्या होता है कि उनके पास बिल ऑफ क्वांटिटीज़ होती है, जहाँ पर उनके पास टेंडर की आइटम होती है, वो टेंडर की आइटम के हिसाब से उस कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उनको मल्टीपल कंपनीज को इन्वॉल्व करके उनका टेक्निकल असेसमेंट करना चाहिए कि टेक्निकली कौन सी कंपनी का वेंडर जो है वो टेक्निकली क्वालिफाइड है। ओके। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर बात पर अगर 3 कंपनीज का अगर नाम दिया हुआ है BOQ में, तो एक ही कंपनी पूरे वाटर प्रूफिंग प्रोजेक्ट्स को उसके अंदर कैटर करेगी। अगर किसी कंपनी का बेसमेंट का प्रोडक्ट अच्छा है तो बिल्डर को वो यूज़ करना चाहिए, उस कंपनी से मतलब बात करनी चाहिए जो कि एक वैल्यू फॉर मनी भी दे सके और लॉन्ग टर्म में आपकी बिल्डिंग को सीपेज और लीकेज से उसके अंदर प्रोटेक्शन भी मिले। अगर कोई टेरेस के लिए किसी के प्रोडक्ट अच्छे हैं
तो उनको आपको वो यूज़ करने चाहिए। तो ठीक है। एक एक्सपर्ट उस केस में आपको कभी भी बायस राय नहीं देगा। ठीक है। वो आपको अगर आपके टेरेस के लिए एक्स कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो आपको बोलेगा एक्स कंपनी का लगाओ। अगर आपकी बेसमेंट के लिए वाई कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है तो वो बोलेगा वाई कंपनी का लगाओ। और ठीक है। कहीं किसी कंडीशन में आपको ज़रूरत है ही नहीं तो आप मत लगाओ। ठीक है। अब जैसे आपने टेरेस का नाम लिया है तो इसी पे एक और चीज़ है, आप थोड़ा सा बताओ। जब मैं बात कर रहा था तो एक चीज़ निकल के आई कि यार पहले भी तो घर बनते ही थे, टेरेस तो पहले भी बनती थी, सारी चीज़ें पहले तो कोई ऐसा यूज़ नहीं करता था कि ऊपर से कोटिंग लगानी है, ये लगानी है। ठीक है, तो वाई डू आज की सिचुएशन में हमको टेरेस के लिए क्यों वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो मैं जो मिथ है कि वाटर प्रूफिंग अभी इंट्रोड्यूस हुई है, मैं इस मिथ को आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ओके। वाटर प्रूफिंग बहुत पहले से चलती आ रही है। हमारे जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के जो महल भी थे उसमें भी वाटर प्रूफिंग होती थी। तो उसके अंदर वाटर प्रूफिंग के मटेरियल्स अलग थे, ठीक है, तरीके अलग थे। और उस टाइम जो जनरल पब्लिक है उनके जो घर होते थे वो इतने हाई राइज नहीं होते थे। हाँ। उनके पास कंक्रीट नहीं होता था, उनके पास स्लोप के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो वहाँ पर वाटर प्रूफिंग के डिफरेंट पुराने टाइम में और अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन जो है वहाँ पर अलग अलग मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो अब सारी चीज़ें कंक्रीट के ऊपर आ गई हैं। तो जनरली अब मेजरली जो हम यूज़ करते हैं वो कंक्रीट यूज़ करते हैं। कंक्रीट के अंदर एक पर्टिकुलरली जो कंक्रीट होता है वो आपका पोरस होता है। उसके अंदर कैपिलरीज होती हैं। जैसे हमारे शरीर में पोरस क्या होता है? पोरस मतलब उसके अंदर वॉइड्स होते हैं, छोटे छोटे वॉइड्स भी होते हैं और कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज मतलब नसें होती हैं। अच्छा। तो वो नसें आर पार भी हो सकती हैं। तो एक तरफ से अगर वो पानी, और वो बहुत पतली पतली मतलब इतनी बारीक होती है कि पानी को वो इंग्रेज, जैसे अगर आप कंक्रीट के ऊपर अगर आप पानी डालते हैं, ठीक है, तो पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अगर वो नसें नहीं होती तो पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता। कैपिलरीज से वो एब्जॉर्ब करके और दूसरी तरफ वो उसको निकाल देता है। ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी के ऑफ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है कि कास्टिंग टेक्नोलॉजी या कास्टिंग के ऊपर कितना ध्यान दिया हुआ है, कंक्रीट की क्योरिंग के ऊपर कितना ध्यान दिया हुआ है, कंक्रीट मिक्स कैसा है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंक्रीट कितना अच्छा होगा और कितना खराब होगा। ओके। तो अगर आपका कंक्रीट अच्छा है तो बट नेचुरल है कि आपका जो पोरोसिटी लेवल है कंक्रीट का वो बहुत कम होगा। और जैसे ही आपका पोरोसिटी लेवल कम होगा तो आपको वाटर सीपेज की और लीकेज की प्रॉब्लम भी बहुत ही रिड्यूस हो जाएंगी। ओके। लेकिन ख़त्म नहीं होगी, एलिमिनेट नहीं होंगी। ओके। सी कंक्रीट भी क्या है कि वो भी फैलता और सिकुड़ता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर भी क्रैक्स डेवलप होते हैं। लेटर सपोज मैं आपको एक, जैसे दिल्ली आपका रेड जोन के अंदर आता है। ओके। एक बिल्डिंग बनी, बहुत अच्छे कंक्रीट से बनी, सब कुछ बहुत बढ़िया है, वाटर प्रूफिंग नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अर्थक्वेक आया, मान लीजिए एक बढ़िया मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया, उस टाइम पे उस कंक्रीट के अंदर एक क्रैक आ गया। ओके। अब कंक्रीट के अंदर ब्रीच हो गया। अब ब्रीच होने के बाद क्या होगा? जब भी पानी वहाँ तक आएगा वो कंक्रीट के अंदर से उस क्रैक से नीचे आ जाएगा। अच्छा। या कंक्रीट क्योरिंग के टाइम भी कई बार इस तरह के क्रैक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। तो जैसे ही आप सर्दी गर्मी का साइकिल होता है तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब जैसे ही आप मतलब कंक्रीट को अगर ऊपर से प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आप उसके ऊपर कोई लेयर नहीं लगाओगे, प्रोटेक्टिव लेयर, तो आपको वो प्रॉब्लम हमेशा कभी भी फेस हो सकती है। ओके। तो इसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर अगर कोई कमी रहे, हम 100% फुल प्रूफ काम अगर चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे को एक कंक्रीट का जो एक पर्टिकुलरली प्रोटेक्टिव लेयर है वाटर प्रूफिंग की, वो लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए वाटर प्रूफिंग आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वाटर प्रूफिंग के बिना बिल्डिंग जो है वो आपका लीकेज और सीपेज फ्री रहे। अभी करंटली कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाँ, फ्यूचर में अगर आएगी तो उसके अंदर हो सकता है लोगों का ये खर्चा भी बच जाए। ठीक है। अब जैसे जो पुरानी बनी हुई छत हैं वो आज भी लीक नहीं करती, तो उसका रीज़न क्या है कि वो मतलब उनमें मिनिमम या तो बहुत कम, जो जैसे आपने कुछ एग्जांपल दिए कि उस टाइम पे भी चीज़ें यूज़ होती थी, तो या तो वो बहुत मिनिमम यूज़ हुआ है। आज तो काफ़ी एडवांस लेवल पे हम चले गए इन एनी फॉर्मेट। तो आज क्या रीज़न है कि आज बहुत ज़्यादा हो जाता है लीकेज? देखिए, उसमें अगेन आपका मटेरियल आप वाटर प्रूफिंग के लिए क्या चूज़ कर रहे हैं। ओके। कंक्रीट आपका कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है। तो आपका कंक्रीट कैसा है,
वाटरप्रूफिंग मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, और साथ के साथ में आपने जो एप्लीकेटर है वो उसने काम कैसा किया, या जो मटेरियल यूज़ हुआ है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ओके। तो बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हैं, तो कोई भी एक फैक्टर अगर फेल होता है तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ माल की बात नहीं, जो आप माल यूज़ कर रहे हो, जो लगाने वाला है वो भी उतना ही बराबर का भागीदार है? बिल्कुल। आपने लैम्बोर्गिनी खरीद ली और आपने ड्राइवर अनाड़ी रख लिया, सही बात। तो आप उसमें लैम्बोर्गिनी को दोष नहीं दे सकते कि भैया आपकी गाड़ी खराब थी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। तो इसी तरीके से एक अच्छा मटेरियल को यूज़ करने के लिए एफिशिएंटली एक प्रॉपरली एक्सपीरियंस्ड आपको एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक अच्छी एक वाटरप्रूफिंग एजेंसी की आपको हमेशा आपको इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो, जिसको टेक्निकल नॉलेज हो। और टेक्निकल नॉलेज से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे लोग जो सिर्फ इंजीनियरिंग करके आए हैं उन्हीं को टेक्निकल नॉलेज हो सकती है, बिकॉज ये जो फील्ड है ये कहीं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, हाँ। वाटरप्रूफिंग का कहीं भी किसी भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कोई भी एक बेसिक जिक्र है, बस उससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ भी एलेबोरेशन नहीं है। ओके। लेकिन वाटरप्रूफिंग एज अ सब्जेक्ट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। अब एक इसी में एक लास्ट चीज़ है, इफ़ इट्स अ मिथ और नॉट, आप बताइएगा एक बार, कि जब भी वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट आता है, वाटरप्रूफिंग इज़ वे टू कॉस्टली, क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत से केसेस में तो जहाँ पर अब आपसे एक बात बताइए, अगर आपने वाटरप्रूफिंग एक ऐसी, मान लीजिए एक सी लेवल है, ठीक है, वहाँ पर आपका पानी का जो है एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपने ऐसी वाटरप्रूफिंग कर दी जिसका जो कि एक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर वो मतलब सस्टेन ही नहीं कर सकती, वो रह ही नहीं सकती। अब वहाँ पर आपने बेसमेंट कास्ट करने के बाद और उसके 1 साल के बाद वो वाटरप्रूफिंग फेल हो जाएगी, वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा, या इनिशियली आप एक अच्छा जो एक वाटरप्रूफर लेकर के और एक सही मटेरियल जो आपको सजेस्ट करे वो वाटरप्रूफिंग का काम करवाएं, वो आपको महंगा पड़ेगा। ओके। आप कोई एग्जांपल दे सकते हो आपके साथ हुआ हो जहाँ पे किसी ने ऐसा कुछ किया हो कि पहले ना कराई हो, उसके बाद फिर वो कोई मतलब ब्लंडर हो गया हो, फिर आपको बुलाया गया हो? आपके साथ तो आई थिंक काफ़ी होता ही होगा ये। देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक नहीं, मतलब मैं कहूँगा कि कई हज़ारों के अंदर है। ओके। तो मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से बताता हूँ। एक MNC कंपनी है, तो वहाँ पर एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी ने उनकी पूरी बिल्डिंग के अंदर वाटरप्रूफिंग करी। ठीक है। ऑल्दो मैं उनके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, बट ड्यू टू सम रिलेशनशिप उन्होंने उस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। एंड दे टोल्ड मी कि आपको इस कंपनी का मटेरियल यूज़ करना है इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, और ये मटेरियल यूज़ करना है। आई स्ट्रेट अवे डिनाइड दैट। मैंने उनको बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका नहीं चलेगा, तो बना ही नहीं, इसके अंदर प्रॉब्लम आपको आएगी। एंड दे मतलब उनको लगा कि शायद मैं उस कंपनी के साथ मतलब काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो उन्होंने अपने उस कंपनी के ही ऑथराइज वेंडर से उसको एग्जीक्यूट करवाया। ठीक है। नाउ जैसे ही उनका जो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ बारिश का, उस बारिश के फर्स्ट एक्सपोजर के अंदर ही उसके अंदर काफ़ी जगह से लीकेज आ गई। एंड नाउ वो बिल्डिंग जो थी वो कंप्लीशन पे थी। अब वो पूरी बिल्डिंग जो है, जहाँ पर उन्होंने जिस कंपनी को इन्वॉल्व किया, वो कंपनी को उन्होंने बुलाया, एप्लीकेटर को बुलाया, एंड वहाँ पर जो उनका जो एक्सपेंस आ रहा था, और उनके पास टाइम पीरियड भी नहीं था, बिकॉज उनको ना प्रोजेक्ट बहुत जल्दी फिनिश करके और हैंड डिलीवर करना था, तो उनके पास वो टाइम पीरियड भी नहीं था। तब उन्होंने, क्योंकि जो वाटरप्रूफिंग जो ख़राब हुई है उसके नीचे उनका सारा फॉल सीलिंग वो ख़राब हो गया, ठीक है, उनके पेंट्स ख़राब हो गए, काफ़ी चीज़ें उनकी ख़राब हो गई। तो संकट मोचन को बुलाया कि नहीं बुलाया? तो एट द लास्ट संकट मोचन को उन्होंने बुलाया। फिर मैंने उनको उनका पूरा चेक करके, पूरा एड्रेस करके और सारी सिचुएशन को एनालाइज करके मैंने उनको एक ऐसा सोल्यूशन दिया जिससे कि उनको एग्जिस्टिंग जो रूफ है उसको डिसमेंटल ना करना पड़े, और उनका एक उससे कम खर्चे के अंदर उनका काम भी हो जाए, और इनका एक लॉन्ग टर्म जो है वहाँ पर उनका एक उनको मतलब सर्विस लाइफ मिले उसकी। तो वहाँ पर मैंने उनको वो डिलीवरेबल्स दिया, एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। उस बात को भी आज 3 से 4 साल हो गए, एंड दे आर, और वो मेरे एक रेगुलर क्लाइंट हैं, तो मेरे को कंटिन्यूसली, अब तो वो उन्होंने मेरे को मतलब मेरे से कंसल्ट किए बिना अपनी कोई छत भी नहीं बनवाते। ओके।
ग्रेट। तो ये बेनिफिट मैं सिर्फ उसमें अपना ही बढ़ाई नहीं कर रहा, आप चाहे किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं तो मैं सभी मतलब लोगों को एडवाइस करूँगा कि एक अच्छे वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट, खासकर जैसे मैं वाटर प्रूफर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। Okay. तो वाटर प्रूफर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उनके पास जितने भी जो एप्लीकेटर्स हैं या जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्टर्स जुड़े हुए हैं, तो हम लोग टाइम टू टाइम सबको ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। अच्छा। अलग अलग कंपनीज को इनवाइट करते हैं जिससे कि वो अपने जो वाटर प्रूफर्स हैं उनकी नॉलेज बढ़ा सके, अपडेटेड रह सके। और वाटर प्रूफर्स आपस में भी नॉलेज शेयरिंग बहुत करते हैं, सो दैट कि हमें भी अपडेट रहता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओके। तो इस तरह से आपको एक रिलायबल एजेंसी मिल रही है। अगर आप वाटर प्रूफर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू जाएंगे तो आपको एक रिलायबल एजेंसी मिलेगी, और एजेंसी के साथ साथ आपको एक ट्रस्ट जो फैक्टर है, जो बड़ा मतलब आपको XYZ पर्सन के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक रिलायबल पर्सन भी मिलेगा जो आपको सही एडवाइस दे सके, एक्सपर्ट मिलेगा जो आपको एक सही एडवाइस कर सके। अब इसमें एक जो मेरा सवाल है कि चलो ठीक है, किसी ने घर बनवा लिया, वो नहीं करवा पाया बाई चांस, या उसको नॉलेज नहीं थी, घर बन के खड़ा हो गया, अगली साल पता लगा कि जी अब तो लीकेज है, ठीक है। अब अगर लीकेज उसको पता लगी तो क्या बिना तोड़ा फाड़ी किए हुए या उसका घर बिना दोबारा पूरी छत दोबारा ही डालनी पड़ेगी, या फिर ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि बिना छत डाले भी ऊपर से आप कुछ किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक खुशखबरी है ये कि अब जो है करंटली ऐसे कुछ मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो बिना छत को तोड़े, तो 95% केसेस में मैं कहूँगा कि वो चीज़ें मतलब कामयाब हैं और मतलब बहुत ही उनके एडवांटेजेस हैं, और वो बिना किसी भी तरह की डिसमेंटलिंग किए रूफ़ के अंदर, और आप उसके अंदर वाटर प्रूफिंग कर सकते हैं, और वो भी एक लॉन्ग टाइम कर सकते हैं। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन है, एनालाइज करके आप उसके अंदर वो सोल्यूशन दे सकते हैं। ओके। अब जैसे आपने एक बात बोली थी कि 10 साल की आप वारंटी देते हो, तो क्या सारे प्रोडक्ट्स 10 साल वाले ही होते हैं या फिर ज़्यादा साल वाले भी प्रोडक्ट्स होते हैं, कि जैसे वाटर प्रूफिंग वाला 20 साल, 25 साल, 30 साल? बिकॉज बिल्डिंग की तो मियाद लंबी है, 50 साल, 60 साल, 100 साल तक चलती है बिल्डिंग, तो हर 10 साल में कराना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं आज मार्केट में? तो जो बेसिक जितने भी प्रोडक्ट्स अभी जो आ रहे हैं कंपनीज के, तो जनरली सब लोग 10 साल की वारंटी देते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये 10 साल की वारंटी का ही क्यों? हाँ। तो जब ये प्रोडक्ट्स डेवलप हो रहे थे उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी कि अगर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको कम से कम एक इतने टाइम पीरियड के लिए, भाई अगर आपका 5 साल के अंदर अगर आपको वाटर प्रूफिंग दोबारा से करवानी पड़े पूरी छत निकाल करके, तो वो एक वाइबल सोल्यूशन है नहीं। तो इसलिए जो कंपनीज ने जो प्रोडक्ट डेवलप किए वो इस तरह से डिज़ाइन किए कि वो मिनिमम 10 साल की तो सर्विस लाइफ आपको देंगे, ठीक है, लेकिन चलते हुए उससे ज़्यादा है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट डिज़ाइन किए। अब प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग अगर जो एप्लीकेटर है उसने एज़ पर मेथड्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हुए अगर वो एप्लीकेशन किया है तो आपको 10 साल की सर्विस लाइफ देगा अंडर, बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर वो लिमिटेशंस के अंडर है तो आपको 10 साल की लाइफ आराम से देगा। पर अभी जो है एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट के अंदर जो मतलब 20 साल या उससे ऊपर की लाइफ भी एक्सपेक्टेंसी भी मतलब वो क्लेम करते हैं। ओके। एंड मैं कई एक दो ऐसी कंपनीज को जानता भी हूँ और उनके प्रोडक्ट्स यूज़ भी कर रहा हूँ जिनके पास पिछले 22 साल का, 23 साल का, 20 साल का रेफरेंस है उस प्रोडक्ट को लेकर के। ओके। वो भी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर मतलब यूज़ हो रहा है। तो यस, 10 साल तो मिनिमम किसी प्रोडक्ट के लिए मतलब वाटर प्रूफिंग के अंदर बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ ओके है, तो आपको 101% आपको वो लाइफ मिलेगी उसकी प्रोडक्ट की। ओके। अब ठीक है, ये समझ आ गया कि वाटर प्रूफिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करवानी चाहिए, किस तरीके से करवानी चाहिए, कैसे लोगों से करवानी चाहिए, ये भी समझ आ गया। एक इंसान जो वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए मिनिमम वायबल सोल्यूशन क्या है कि इतना तो वो करवा ही ले, क्योंकि उसका पैसा तो है नहीं ज़्यादा? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं कभी भी ये बोलूँगा नहीं कि वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट को नहीं करना चाहिए। ओके। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी बिल्डिंग की लाइफ के लिए। ठीक है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है
या क्लाइंट के पास उतना बजट नहीं है, तो उसको मिनिमम एक एक्रेलिक कोटिंग या SBR लेटेक्स जो कोटिंग है उनको सीमेंट के साथ मिक्स करके, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जहाँ पर वो उनका कोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। बट अगेन वो कोटिंग जो है उनको किसी प्लम्बर या किसी भी मतलब पेंटर या ऐसे किसी आदमी से नहीं करानी है। मेरा सजेशन ये है कि उसको एक प्रॉपरली एक वाटर प्रूफिंग एजेंसी से कराए जिसको वाटर प्रूफिंग करने का पूरा नॉलेज हो। ओके। अब इसी पे ना एक और चीज़ है, जब मैं बात कर रहा था तो ये चीज़ निकल के आई थी कि यार ये कराना है तो इसके लिए वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट की ज़रूरत क्या है? ये तो मेरा प्लम्बर कर ही देगा, उसको आता ही है, वो मिलाना ही तो है खाली, उसमें डिफरेंस क्या आना है? या फिर मेरा लेबर कर देगी या मेरा ठेकेदार कर देगा, तो उसमें डिफरेंस क्या आता है? जैसे आप ऑलरेडी बता चुके हो कि बहुत सारा डिफरेंस तो होता ही है कि एप्लीकेंट जो बंदा लगा रहा है और जो सामान यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली दोनों की सेम इम्पॉर्टेंस है। बट व्हेन एक्सपर्ट डज इट एंड प्लम्बर जब कर रहा है तो उसमें डिफरेंस क्या आता है? देखिए, इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे? डॉक्टर के पास। एक क्वैक के पास या एक डॉक्टर के पास? ठीक है। तो ऐसे ही जो जिन लोगों को जितनी नॉलेज है वो उसके हिसाब से। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप 10 साल के लिए वाटर प्रूफिंग करवा रहे हैं, आप प्लम्बर को क्या बोल सकते हैं कि भैया तुमने वाटर प्रूफिंग करी, वो फेल हो गई, अब दोबारा से मेरे को तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट में करके दो, या आपने एप्लीकेशन में प्रॉब्लम करी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आप लेकिन वाटर प्रूफिंग जो एजेंसी है वो आपको वारंटी देती है। उस वारंटी के अंदर अगर वाटर प्रूफिंग कंडीशन एज पर वारंटी टर्म्स फेल होती है तो उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर या उस एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी है कि वो आपको रेक्टिफाई करके देगी। ओके। जबकि एक प्लम्बर या आप एक मैसन से ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो तो लॉजिक है। मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला था बट आप उसका ना पूरे पॉडकास्ट में आंसर कर चुके हो, और जिसने ये पॉडकास्ट देख लिया उसको समझ आएगा कि हाउ टू चूज अ राइट वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट। तो अभी उस पर बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी पूछना चाहूँगा कि ऑब्वियसली दिस पॉडकास्ट हैज़ बीन वेरी नॉलेजेबल व्हेन इट कम्स टू वाटर प्रूफिंग, बिकॉज मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था वाटर प्रूफिंग के बारे में। आप कैसे अलग हो? कोई अगर करवाना चाहता है तो वो आपको क्यों चूज़ करे रेदर देन द पीपल? क्योंकि आज शायद वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट भी काफ़ी सारे अवेलेबल होंगे ही मार्केट में, तो आप ऐसा क्या टेबल पे लेके आते हो जो बाकी लोग नहीं लेके आते? दूसरा, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है एंड व्हाट यू ब्रिंग ऑन द टेबल? देखिए, मैं अपने बारे में थोड़ा सा यही बोल सकता हूँ कि अगर मैं 100 रुपये अपने क्लाइंट से लेता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको 200 रुपीज़ की वैल्यू डिलीवर करूँ। ओके। अपार्ट फ्रॉम इट, मैंने अभी तक मोर देन 100 से ऊपर मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड करी हैं, सेमिनार्स अटेंड किए हैं वाटर प्रूफिंग के ऊपर, और जो नॉलेज वहाँ से गेन करी है, प्लस में मैं दूसरे वाटर प्रूफर से भी मिलता रहता हूँ, उनसे बात करता रहता हूँ, और अलग अलग फॉरम्स के अंदर मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज शेयरिंग के अंदर भी मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ। ओके। तो वहाँ से जो एक्सपीरियंस गेन होता है तो उसको मैं अपने क्लाइंट को सर्विस देने के लिए, सो दैट कि जो सोल्यूशन हम उसको दे रहे हैं वो परफेक्ट हो, एज वेल एज लॉन्ग टर्म हो, एज वेल एज उसको एक वैल्यू डिलीवर करें। ओके। तो वहाँ पर हम लोग एक अलग अपनी एक पहचान रखते हैं। एंड सेकेंडली, हमारे जितने भी जो स्टाफ है, जो जितना भी मेरा मतलब स्टाफ है या जितने भी मेरी मैन पावर है, वो सारी ट्रेंड है। ओके। वो सारी मैन पावर ट्रेंड है। हम टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, और ये हमारा एक कॉन्टीन्यूस एक प्रोसेस है। हम अपने आप, मैं खुद भी ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, मैं अपने स्टाफ को भी ट्रेनिंग देता हूँ, और साथ के साथ में मैं दूसरे जितने भी जो वाटर प्रूफर्स हैं मैं उनके स्टाफ को भी ट्रेनिंग देता हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो सेक्रेटरी ऑफ वाटर प्रूफर एसोसिएशन ऑफ इंडिया नॉर्थ रीजन। तो वहाँ पर हमारी एक मॉरल, हमने जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी प्राइमरीली जो इसका पीछे जो विजन है वो यही है कि जो वाटर प्रूफर्स हैं हम उनको जो टेक्निकली इतना सॉलिड रखें, टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी, और एज वेल एज टेक्निकल के साथ साथ जो एप्लीकेशन पार्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट पे भी हम लोग अलग अलग ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, और अपने टीम को, अपने आप को, अपनी मैन पावर को पूरा उसके अंदर एजुकेट करते हैं, और पूरा उसके अंदर हम लोग अपने आप को लर्निंग प्रोसेस में रखते हैं ताकि हम एक अच्छा एक वैल्यू डिलीवर कर पाएँ अपने क्लाइंट को।
ओके सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन। मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई नो मेरी ऑडियंस को, जो लोग पूरा देखेंगे उनको बहुत कुछ समझ आएगा रिगार्डिंग द वाटर प्रूफिंग। अभी इस पॉडकास्ट को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा बिकॉज आई नो हम इसके बारे में बात करते हैं तो 2 घंटे और भी बात कर सकते हैं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट भी है। राइट। हाँ, एंड व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट और घर बनाना, किसी भी चीज़ के बारे में घर से रिलेटेड तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आने वाले पॉडकास्ट में हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए विल stop this podcast right now. Thank you so much for coming and it was really great podcast. Thank you Abhimanyu for inviting me. आज हमने बात करी मिस्टर विशाल रुस्तगी से कि कैसे आप अपने घर को और बढ़िया पानी के रुकाव के लिए बना सकते हैं, जिससे कि आपकी ये जो वाटर प्रूफिंग की प्रॉब्लम है, ये जो सीपेज की प्रॉब्लम है, ये आए ही ना कभी। बट अभी भी मुझे लगता है कि हम और भी बहुत सारे पॉडकास्ट कर सकते हैं इस टॉपिक पे, बिकॉज आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी अनएड्रेस्ड रह गई हैं, वो आने वाले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे। इस पॉडकास्ट से रिलेटेड अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले पॉडकास्ट में मुझसे और सवाल पूछूं, आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं, देन कमेंट डाउन बिलो। और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए एंड लेट देम हैव दिस नॉलेज बिकॉज दिस इज़ वेरी प्रीशियस। मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।